ओके, इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट फ्री फॉल। फ्री फॉल में आप लोग के डिस्टेंस कवर होते हैं, वो किस तरह कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी फॉल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सही, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो हर सेकंड में दिस कवर सम डिस्टेंस। मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इसकी डिस्टेंस होगी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। सो अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 10 के साथ कांस्टेंट है, पॉजिटिव 10 ले लें, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन आती है। अब ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग खुद देख लेंगे। t को 1 पुट करें, s आता है आपके पास 5। t को 2 पुट करें, s आपके पास आता है 20। t को 3 पुट करें, s आपके पास आता है 3 पुट करें 45। मतलब इसका ये है कि पहले सेकंड के बाद इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा 5। दूसरे सेकंड के बाद, ये फर्स्ट सेकंड के बाद है, ये 2 सेकंड के बाद है, ये बात नोटिस कर ले। ये इन 2 सेकंड्स के बाद इसने टोटल डिस्टेंस 20 कवर किया, और 3 सेकंड के बाद इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा 45। इंडिविजुअल सेकंड में अगर मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला है 1/2 g × 2n - 1। इंडिविजुअल सेकंड में अगर मालूम करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले सेकंड में मालूम करना हो कि पहले सेकंड में कितना कवर करेगा, नॉट आफ्टर फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1/2 × 10 इंटू 2 इंटू एन की जगह 1 पुट करे तो 1 - 2 - 1 विच इज 1, सो ये 5 कवर करेगा। दूसरे सेकंड में कितना कवर किया, दूसरे सेकंड में, ये नोटिस कर ले, दूसरे सेकंड में कितना कवर करेगा, नॉट दूसरे सेकंड के बाद, वो कवर करेगा 1/2 × 10 इंटू 2n - 1 का फॉर्मूला है। 2n को 2 पुट करे, 2 2 4, 4 - 1 3, 30 / 2 15। अब आप लोग खुद सोचें कि पहले सेकंड में कवर कर रहे हैं इन फर्स्ट सेकंड कवर कर रहे हैं 5, इन सेकंड सेकंड कवर कर रहे हैं इन सेकंड सेकंड, दूसरे सेकंड में, सही है। सेकंड को इस तरह लिख लेते हैं, इन सेकंड सेकंड, इट कवर्स 15, सही है, 15। अच्छा, फिर अगर मैं बोलूंगा कि पहले सेकंड के बाद कितना कवर कर रहे हैं, तो पहले सेकंड के बाद कवर करेगा 5, क्योंकि पहले सेकंड में भी 5 कवर कर रहा है, पहले सेकंड के बाद भी 5 कवर कर रहा है। लेकिन डिफरेंस रखिए, दूसरे सेकंड में कितना कवर कर रहे हैं, दूसरे सेकंड में कितना कवर कर रहे हैं, दूसरे सेकंड में 15 कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सेकंड के बाद कितना कवर करेगा, तो उसमें पहले सेकंड वाला भी ऐड हो जाता है। 1s, ये पहला सेकंड, ये 2s। अगर मैं पूछूंगा कि पहले सेकंड में कितना कवर कर रहे हैं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं पूछूंगा कि पहले सेकंड के बाद कितना कवर कर रहा है, तो उसके लिए कलर शीट के लिए फिर भी मैं यही पूछ रहा हूँ, पहले सेकंड के बाद यही डिस्टेंस कवर होगा। अब देखें, अब मैं अगर बोलूँ कि दूसरे सेकंड में कितना कवर कर रहा है, अब कलर चेक करें, दूसरे सेकंड में कितना कवर कर रहा है, मतलब सिर्फ ये। लेकिन दूसरे सेकंड के बाद कितना कवर कर रहा है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब स्टार्ट से जब आपने फेंका, दूसरे सेकंड के बाद इसने कितना कवर किया, तो ये मतलब पहले सेकंड का उसमें ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 पहले सेकंड का, और 15 दूसरे सेकंड में। पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तो 2 सेकंड के बाद टोटल कितना होगा, 15 + 5, तो 20, इसलिए आ जाता है। और ये हमने इधर भी देखा। अब याद रखें कि अगर x1 डिस्टेंस गिवन हो पहले सेकंड का ना, तो बाकी सारे सेकंड्स का जो होता है ना, x1 इन फर्स्ट सेकंड अगर फर्स्ट सेकंड में गिवन हो, इन फर्स्ट सेकंड, सही है, तो बाकी सारे सेकंड का इसका ऑड मल्टीपल होता है, सही है। मिसाल के तौर पर दूसरे सेकंड में होगा, ये देखिए, ये आप लोग लिख ले, सही है, फर्स्ट सेकंड में है x1, तो सेकंड सेकंड में होगा 2n - 1 टाइम्स x1। दूसरे सेकंड के लिए 2 पुट करें तो 3x1, ये होगा सेकंड सेकंड के लिए, सही है, सेकंड, और ये सेकंड, सही है। थर्ड सेकंड के लिए होगा, थर्ड के लिए होगा 5 टाइम्स, क्योंकि 2 पुट करे, 2 2 4, सॉरी 3 पुट करे थर्ड सेकंड में, 2 3 6 6 -1 5, तो 5 टाइम्स x1, सही है, ऑड मल्टीपल्स 3 5 7 एंड सो ऑन। और अगर पूछेगा कि फॉर एग्जांपल 4 सेकंड के बाद कितना कवर करेगा, 4 सेकंड के बाद कितना कर, 4 नोटिस कर ले बात को, 4 सेकंड्स के बाद, 4 सेकंड्स के बाद, मैं ये नहीं पूछ रहा कि 4 सेकंड में, अगर 4 सेकंड में पूछो तो 2 इंटू 4 -1 टाइम्स x1, सही है। या फिर ये वाला सीन, या फिर ये वाला सीन जो मैंने इधर कराया था, या फिर ये वाला सीन जो मैंने इधर कराया था, सही है, जो मैंने इधर कराया था, सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल S4, 4 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1/2 × 10
इंटू 2n-1, तो 2 into 4 - 1। सही है, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10, और 2 4 8, 8 - 1 7, 7 5 35। तो चौथे सेकंड में ये कवर कर रहे हैं 35। अब चौथे सेकंड के बाद, मतलब चौथे सेकंड के बाद कितना कवर करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू, एक तो इसके मुताबिक देखेंगे 7 टाइम्स ऑफ पहला डिस्टेंस होगा, सही है। दूसरा ये होगा x1 प्लस, ये पहले सेकंड में कवर होगा, ये होगा 3 टाइम्स x1, ये दूसरे सेकंड में, प्लस 5 टाइम्स x1, ये तीसरे सेकंड में, प्लस 7 टाइम्स x1, ये होगा फोर्थ सेकंड में। तो फोर्थ सेकंड के बाद ये इंडिविजुअल सेकंड में, पहले सेकंड में ये, दूसरे सेकंड में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। 4 सेकंड के बाद कितना कवर करेगा, 4 सेकंड के बाद इतना कवर करेगा, x1 प्लस 3x1 प्लस 5x1 प्लस 7x1, सही है, सबको ऐड करके अगर पूछा गया होगा 3 सेकंड के बाद कितना कवर करेगा, तो x1 प्लस 3x1 प्लस 5x1, सही है। तो फोर्थ सेकंड के बाद कितना कवर करेगा, मतलब टोटल पूछा है तो x1 प्लस ये, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने निकालना हो ना, मतलब अगर वैल्यू गिवन हो कि पहले सेकंड में फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर कवर करते हैं, तो ये हो गया 3। दूसरे में फिर कितना कवर करेगा, दूसरे में होगा 3 टाइम्स ऑफ ये, तो 9, और इसमें हो जाएगा 15, प्लस इसमें हो जाएगा 21। तो 4 सेकंड के बाद कितना कवर करेगा, 3 + 9 + 15 + 21, ऐड कर ले, 36, 45, 48 हो जाएगा 4 सेकंड के बाद। पूछो कि 2 सेकंड के बाद कितना कवर करे, तो 9 + 3, पहले 2 सेकंड का ऐड कर ले, 12, सही है। इफ दिस इज क्लियर, अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास गैलीलियो साहब ने एक बात कही थी कि स्लोप इज नेसेसरी फॉर मोशन। उसने कहा था कि यार स्लोप नेसेसरी, उसने कहा था कि स्लोप इज नेसेसरी, मतलब स्लोप के बगैर नहीं हो सकता मोशन। अब ये कुछ हद तक ट्रू है, सही है, कुछ हद तक ट्रू है। न्यूटन ने एग्री किया था लेकिन 100% नहीं किया था, कुछ हद तक ट्रू है। फिर न्यूटन ने उनको लॉज ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया, सही, लॉज ऑफ मोशन में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल ये एक वो है, क्या कहता है, आपके पास कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है जिस पे ये बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स नीचे आ रहा है, सही है, मोशन तो करेगा ऑब्वियसली, इसमें ग्रेविटी नीचे कीजिएगी ना। तो इसका एफ नेट बराबर होगा इसके, क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल के साथ कैंसिल होगा, ये फोर्सेस में नॉर्मल पे पढ़ाऊंगा, फॉर नाउ जस्ट नो कि इसका जो वाई कंपोनेंट होता है ना वो इसको नीचे लाते हैं। तो इसका एफ नेट बराबर होता है, एफ नेट वो इसके बराबर होता है डब्ल्यू साइन थीटा के, डब्ल्यू साइन थीटा के वेट टाइम्स साइन कंपोनेंट, सही है। तो एम ए, एफ नेट होता है एम ए इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा, साइन थीटा, सही है, एम ए साइन थीटा। एम ए नहीं करना है, ये जी करना है आपको, सही है, एम जी साइन थीटा। मैं बताता हूँ क्यों। ए जो है ना, ए इस बॉडी का एक्सेलरेशन है, जी जो है ना वो ग्रेविटी जितना इसको नीचे खींच रहा है, वो ये वाला एक्सेलरेशन है। तो एम एम उड़ गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। आप लोगों ने नोटिस किया कि अगर फ्रिक्शन फोर्स गिवन है उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं गिवन, नो फ्रिक्शन फोर्स गिवन, नो फ्रिक्शन गिवन, नॉट गिवन। अगर फ्रिक्शन फोर्स गिवन ना होना तो ए इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप या फिर द थीटा, द थीटा या फिर द इंक्लिनेशन और द स्लोप, सही है। मास का कोई रिलेशन है, ए इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मास, ए नो नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, सही है, नो रिलेशन विद मास लिखते हैं, नो रिलेशन विद मास। काइंडली जो मैं बोलता हूँ कि वो लिख ले, वो लिख लिया करें, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, तो आप लोग काइंडली लिख लिया करें, क्योंकि मैं बोल लेता हूँ उसको बार बार मैं बोलता हूँ। सो ए नो रिलेशन विद मास, विद मास, सही है, ए का रिलेशन मास के साथ नहीं है। विद व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट गिवन, व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट गिवन, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन होता है ना इस ऑब्जेक्ट का ना, वो टोटली डिपेंड करते हैं थीटा पे, इफ द ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ग्रेविटी अगर कांस्टेंट हो तो वो थीटा पे ही डिपेंड करते हैं। ज्यादा मतलब अगर थीटा हो तो ऑब्वियसली ज्यादा नीचे आएगा ना, अगर ज्यादा थीटा हो, अगर मतलब ये बॉडी आसानी से नीचे आएगी कंपेयर टू ये बॉडी, ये बॉडी कम नीचे आएगी, ये बॉडी इसका थीटा ज्यादा है, इसका थीटा ज्यादा है कंपेयर टू इसका थीटा, इसका थीटा कम है। तो ये प्लीज ड्रॉ कर ले, इसको अंडरस्टैंड कर लो। अगर फ्रिक्शन फोर्स गिवन हो, अगर फ्रिक्शन फोर्स गिवन हो, तो फिर एफ नेट आप लोगों के पास बराबर होता है डब्ल्यू वाई माइनस फ्रिक्शन का फोर्स, डब्ल्यू वाई माइनस फ्रिक्शन का फोर्स। तो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस ये माइनस फ्रिक्शन का फोर्स स्मॉल एफ, तो ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम, माइनस एफ और एम, सही है। तो क्या कहते हैं, एम से मैंने डिवाइड कर लिया, इधर भी एम से डिवाइड कर लिया, ये उड़ गया। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइड बाई एम, एफ डिवाइडेड बाई एम, एफ डिवाइडेड बाई एम। ये बात याद रख ले कि अगर ये दोनों लिखे ना, जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम, मतलब ये एफ बाई एम और जी साइन थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रहे हैं। अगर इक्वल हो गए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, सही है, अगर इक्वल हो गए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, सही है।
और क्या कहते हैं, बाकी अगर इक्वल ना हो, अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तभी बिल्कुल उसको मूव करने देगा ही नहीं है। सही है। और क्या कहते हैं, ये बात याद रखिए, जब हम कहते हैं ना कि मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को मैं प्रोजेक्टाइल में भी समझाऊंगी, जब हम किसी फॉर्मूले में माइनस का साइन लिख लेते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू माइनस एफ, तो इसका मतलब ये होता है कि डब्ल्यू और एफ अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का, अगर डब्ल्यू एफ इक्वल होगी तो जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हो। सही है। एंड सो ऑन। तो जी साइन थीटा माइनस एफ बाई हम आप लोग कह सकते हैं वो क्या कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप लोग इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये भी अंदाजा आप लोग बता सकते हैं इसमें से, कि ये वाला मास पे डिपेंड करते हैं व्हेन फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन। when friction given, ये लिख ले, when friction given, then acceleration depends upon mass, then a depend on mass, depend on mass। सही है ना, a depends on mass, a depends on mass। सही है, a depends on mass। और ये एक बात नोटिस कर ले, एक बात नोटिस कर ले, हैवियर बॉडीज, हैवियर बॉडीज, अगर बड़े बॉडीज है ना, हैवियर बॉडीज, अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग काइंडली लिख ले। सही है। हैवियर बॉडीज have great acceleration against friction, have greater acceleration against friction, greater acceleration against friction। सही है, against friction। ओके। तो अगर ये क्लियर हो, और एक मैं एमसीक्यू करा देता हूँ, वो जो प्रीवियस का मैंने अभी वो फ्री फॉल का कराया था, तो उसमें से एक टॉपिक था। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट डिस्टेंस में इन फर्स्ट सेकंड इन फर्स्ट सेकंड जो डिस्टेंस कवर हुआ, दैट वाज 3 मीटर। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड में कितना होगा, फिफ्थ सेकंड। तो मैंने कहा था ना कि 1/2, अगर nth सेकंड में पूछो, nth सेकंड में, एक सेकंड के अंदर, नॉट आफ्टर nth सेकंड, अगर आफ्टर 5 सेकंड पूछो तो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेते थे। सही है। इसमें अगर पूछो तो 1/2 इंटू जी इंटू 2n-1, तो 2n की जगह 5 पुट कर ले, 2 इंटू 5 -1, तो 1/2 जी 10 को तो 10 इंटू सॉरी 1/2 जी 10 है तो 2 से डिवाइड करो तो 5 इंटू 2 5 10, 10 - 1 9, तो 5 9 जार, तो 5 × 10, 10 - 1 9 में जरा इसको क्लियर कर देता हूँ। 1/2 जी इंटू 2n-1, ये हो जाएगा 5 इंटू 2n-1, तो 2 की 5 पुट कर ले, 2 5 × 10, 10 - 1 9, 5 9 × 45। सही है, 45, तो 45 टाइम्स ऑफ x1 हो जाएगा, 45 टाइम्स ऑफ x1 हो जाएगा। ये फिर आप लोग कर ले, x1 की वैल्यू 3 पुट कर ले, एंड यू विल गेट द आंसर, एंड यू विल गेट द आंसर। And ये तब होता है when you are given acceleration, acceleration अगर given ना हो, अगर acceleration given है उसमें g given था। सही। अगर acceleration given ना हो तो सिर्फ ये याद रखिए कि 2n-1 टाइम्स ऑफ x1, सिर्फ मतलब ऑड उसका होगा। फॉर एग्जांपल पहले सेकंड में होगा, अगर पहले सेकंड का x1 गिवन हो तो दूसरे सेकंड में होगा 3x1। अगर एक्सेलरेशन गिवन हो पर सिर्फ ऑड वही लगा ले, 5x1, 7x1, 9x1। सही है, 9x1 फॉर एग्जाम्पल, ये 9x1 ही था, ये 2 5 × 10, 10 - 1 9, 9 टाइम्स ऑफ x1 ही था अगर एक्सेलरेशन। सही है। बट अगेन दिस वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों ने वो फ्रिक्शन वगैरह की बातों वाला था, वो सबसे सही। लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी सिर्फ पहला लॉ कर लेते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन ने ये किया था कि न्यूटन जनरलाइज्ड गैलीलियो स्टेटमेंट, ये पहला एमसीक्यू है, अगेन प्लीज लिख ले आप लोग, लिख ले, न्यूटन जनरलाइज्ड गैलीलियो स्टेटमेंट। सही है। न्यूटन के लॉज को पढ़ने से पहले उसकी लिमिटेशंस भी कुछ होते हैं, वो भी करने होते हैं। सही है। न्यूटन के लॉ भी तो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होते ना। Okay. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि न्यूटन के लॉज जो एप्लीकेबल है दैट इज इन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। सही है।
सो सबसे पहले बात, ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम, ओनली एप्लीकेबल एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम, आई एप्लीकेबल, सही है, इनर्शियल फ्रेम, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम मेरे एप्लीकेबल है। तो नॉन इनर्शियल में नॉन एप्लीकेबल हो गए, नॉन एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, सही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, प्लीज आप लोग पूरा लिख ले, सही है, भूलना चाहिए आप लोगों ने पूरा लिखना है, सही है। और इसकी जो सबसे खासियत बॉडी से, दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। क्लासिकल मैकेनिक्स होता है जिसमें बॉडी का साइज बहुत बड़ा होता है और वेलोसिटी बहुत कम होती है, मतलब वेलोसिटी इज वेरी 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 लेस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये लेस का साइन है, सही है ना, लेस का सिंबल है। और ये सी एस सी, सही है। सो वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो मतलब मैक्रोस्कोपिक, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, सही है, मैक्रोस्कोपिक। अब ये ना हो कि इलेक्ट्रॉन पे आप लोग न्यूटन का ला लगा दी, सही है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, सही है, मूविंग विद वेरी स्मॉल स्पीड, साइज बड़ा स्पीड बहुत छोटा, लिख ले प्लीज, लिख ले, स्पीड बहुत छोटा साइज बहुत बड़ा, सही है। तो नॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए नॉट एप्लीकेबल हो गए, नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक, नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ओके। और इसमें पूरे सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल ही कंसिडर किया जाता है, सही है, पूरे सिस्टम को, सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टिकल, सिस्टम कंसिडर्ड टू बी सिंगल पार्टिकल, टू बी सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, टू बी अ सिंगल पार्टिकल, सही है, टू बी अ सिंगल पार्टिकल। अब व्हाट डज दिस मीन, नन ऑफ योर कंसर्न, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट अगेन यू शुड नो द लिमिटेशंस वगैरह, सही है ना। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, सही है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, सही है। फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन उसमें जीरो, और इसकी यूनिफॉर्म या रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सही है, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन इनर्शियल क्या होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा वो, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और इसमें क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी से चलेगा, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा और इसमें वेरिएबल वेलोसिटी से चलेगा, एक्सेलरेशन होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन वगैरह तो होती है, तो ये फिर किस तरह इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का सीन चल रहा है, ये आगे एक्सप्लेन होगा, इसकी टेंशन ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, भाई सब फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन स्टेट, सही है, किस तरह, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अगर ये मोशन में है, तो ये मोशन में रहना चाहिए, उसको तंग नहीं करेगा, मतलब वो उसको तंग नहीं करेगा, खुद को मोशन में ही रखना चाहिए, या फिर अगर रेस्ट में है, तो खुद को रेस्ट में ही रहना चाहिए, सही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, due to which it resists change of rest, it resist change of rest और यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन बहुत जरूरी है, सही है, और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सही है। और फर्स्ट लॉ के मुताबिक इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी हमेशा अपनी स्टेट में रहेगी अनलेस उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, इफ देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, बॉडी विल बी इन रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद सोचिए, एक बॉडी जा रही है आगे, अब अगर इसमें ना ए रेजिस्टेंस लगा ना ग्रेविटी लगा, कुछ नहीं लगा, तो ये तो हमेशा के लिए जाएगा ना, कॉमन सेंस है, हमेशा के लिए जाएगा अनलेस इसमें कुछ लगा होगा इसके। सो लिख ले व्हाट आई एम सेइंग, लिख ले व्हाट आई एम सेइंग, इफ देयर इज नो नेट बैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी, if there is no if there is no नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, सही है, अगर बैलेंस हुआ तो वो तो फोर्सेस ही खुद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर क्या ही जरूरत पड़ी, फिर तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, द बॉडी the body will have no acceleration, there will be no acceleration, सिर्फ ये बोला, there will be no acceleration, there will be no acceleration, जब acceleration नहीं होगा, it means body will body will be at rest or uniform velocity, सही है। सो इसका मतलब प्लीज आप लोग पूरा लिख ले, बॉडी विल बी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही है ना, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही है। अच्छा, न्यूटन का जो फर्स्ट लाइन है इसकी सेम टर्मिनोलॉजी है या फिर सेम स्टेटमेंट है एज दैट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सम ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन। जो अभी मैंने बोला प्लीज लिख ले, जो मैं बार बार कहता हूँ प्लीज लिख ले, क्योंकि आप लोगों से मिस हो जाता है और फिर आप लोग कहते हैं कि सर इसकी समझ नहीं आती, प्लीज लिख ले। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ना, दैट हैज द सेम टर्मिनोलॉजी और द स्टेटमेंट, सेम टर्मिनोलॉजी और द स्टेटमेंट एज दैट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सही है, ये एक बात। दूसरी बात जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट वो ये है कि दिस लॉ इज अबाउट द एब्सेंस ऑफ द फोर्स, दिस लॉ इज अबाउट एब्सेंस ऑफ द फोर्स, एब्सेंस ऑफ द फोर्स। एंड सेकेंडली ये आप लोगों को क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, क्वालिटेटिव, सही है ना, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, सही है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, qualitative definition of the force, ये आपको देखो सही, it only gives you the qualitative definition of the force, so ये आप लोग नोट कर लें। एक और पॉइंट, जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया इट इज अ स्टेट ऑफ अ माइंड, इट इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया, अच्छा अब ये बात नोटिस कर ले, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से, वो मास की वजह से होती है, प्लीज लिख ले जो मैं बोल रहा हूँ, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, of a body. So yeah, inertia is the property of a body. Because of what? Inertia is because of what? Because of mass. अगर मैं आपसे पूछूं कि the property of a body known as inertia by which it resists change in rest or motion is because of what? So it is because of the mass of the body. It is because of the mass of the body. But because of the mass of the body, because of the mass of the body, when the body is at rest, when the body is at rest, अगर body rest पे हो, when the body is at rest, अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो उसमें जितना मास होगा ना वही मेजर करेंगे कि उसमें इनर्शिया, सही है, मास इज आल्सो द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना, मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया, सही है। ये एक प्रॉपर्टी है जो मास की वजह से, जिस तरह चार्ज हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इस तरह ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब आप लोग सोचिए कि रेस्ट में मास इसका क्या कहते हैं, मेजर ऑफ इनर्शिया है, तो व्हाट विल बी मेजर ऑफ इनर्शिया व्हेन इट इज मूविंग, तो जो मोशन में होता है ना तब उसका लीनियर मोमेंटम उसका मेजर होता है, लीनियर मोमेंटम, ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम, जब बॉडी मोशन में हो तो लीनियर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि मोशन में होगा तो उसका एक मोशन मूविंग कंपोनेंट यूज होगा ना, तो लीनियर मोमेंटम इसका मूविंग कंपोनेंट है, लीनियर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इनर्शिया व्हेन बॉडी इज इन मोशन।
मेजर ऑफ इनर्शिया, क्यों? क्योंकि उसमें आप उसी मास को ही वेलोसिटी देते हैं। अब देखो रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है? मोशन का मतलब है कि उसमें कुछ वेलोसिटी चल रही होगी, लीनियर मोमेंटम क्या है? मास टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास टाइम वेलोसिटी, तो मास तो पहले से ही है, मास तो स्ट्रेट रेस्ट पे भी आप लोगों को इनर्शिया का बताते हैं। जो मूवमेंट आप लोगों ने एंटर कर दी तो क्या हो गया? मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम आप लोगों को मोशन का इनर्शिया बताएगा। मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ inertia, inertia when body is in motion, body is in motion, is in motion, सही है। जब बॉडी मोशन में हो तो इनर्शिया आप लोगों को ये बात बताती है, सही है। इसमें सही लिख लेता हूँ। ओके, तो दिस इज इनफ। तो बाकी इंशाल्लाह फिर सेकंड ला, थर्ड ला एंड सो ऑन वो आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।